इस सवाल में हमसे कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। और हमें इन्होंने यह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी दी हुई है। फिर हमसे कहा गया है कि खालिस पानी में ठोस या सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डिसोल्यूशन के लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से शुरू करने जा रहे हैं। ये सॉलिड है और ये इक्विलिब्रियम में होगा। जब ये हल होगा तो आपके पास कैल्शियम आयंस आ जाएंगे जिनके पास पॉजिटिव 2 चार्ज होगा। यहाँ मैं एक्वस लिख दूंगी क्योंकि ये हमारे पानी के सोल्यूशन में हल हो रहा है। फिर इसके अलावा आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस भी पानी में हल होते हैं। हर कैल्शियम के लिए आपके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। हम देखते हैं कि हम यहाँ बैलेंस में ही मौजूद है। यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है। 2 हाइड्रोक्साइड तो यहाँ भी 2 हाइड्रोक्साइड। आइए अब अगला हिस्सा देखते हैं। दूसरे हिस्से में हमसे कहा गया ये खालिस पानी में नहीं बल्कि एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें पहले से ही एक सॉल्ट कैल्शियम नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। इस सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलर सॉल्युबिलिटी का हिसाब लगाएं। ये 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। कैल्शियम नाइट्रेट की 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये एक बहुत ही सॉल्युबल सॉल्ट है। ये बहुत सॉल्युबल होता है। ये एक नाइट्रेट सॉल्ट है जो कि बहुत सॉल्युबल होता है। तो अब हम इसके बारे में कैसे सोचें? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलर सॉल्युबिलिटी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब आपके पास पहले से ही कुछ कैल्शियम मौजूद हो तो मजीद कितना इजाफी कैल्शियम हल हो सकता है? आपके पास कैल्शियम की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व हो जाए, आपके पास इसके मुकाबले में हाइड्रोक्साइड की दुगनी कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व होगी। आपने शायद अंदाजा लगाया होगा और या फिर आपको मालूम होगा कि इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट शामिल होंगी। लिहाजा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर होगा इन दो चीजों की कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट्स के, जो हकीकत में हल हो जाती हैं। लिहाजा आपके पास आपके कैल्शियम आयंस हैं और आपके पास आपके हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। हाइड्रोक्साइड आयन, और चूंकि आपके पास कैल्शियम के हर मोल के लिए इसके 2 मोल्स हैं तो हम इसे बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर कर देंगे। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि अरे ये तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह लग रहा है। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता तो हम इसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दें। और हम यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट सॉलिड हालत में मौजूद है। देखिए, अगर हम तसव्वुर करें वो जो यहाँ हो रहा है तो हमारे पास ये एक ब्लॉक है। आप पानी के अंदर सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक ब्लॉक तस्वीर कर सकते हैं। और हमने अपने सोल्यूशन में जितने आयंस को सैचुरेट कर सकते थे इतना सैचुरेट हमने कर दिया है। और इस तरह जब भी आपके पास कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होगा तो आपके पास इतनी ही मिकदार इसकी होगी जो सोल्यूशन से बनेगी। और इस तरह अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे होते तो आप इसे सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते। हम मोलैरिटी वगैरह के लिहाज से सॉलिड मवाद कंसंट्रेशन के बारे में सोचने की आदी नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अगर कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तरीका यह है कि आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए दोनों अतराफ को मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें ऐसे ही मिलती है। हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं इसे लिख देती हूँ। हमारे पास पहले से ही कुछ कैल्शियम आयंस मौजूद है। लिहाजा हमारे पास पहले से ही 0.1 मोलर कैल्शियम आयंस डिसॉल्व हो चुके हैं। हमारे पास ये पहले से ही सोल्यूशन में मौजूद है। हम इसमें एक्स मोलर शामिल करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं इसे यूं भी कह सकती हूँ कि हम इसमें एक्स मोलर कैल्शियम आयंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करके शामिल करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 2x मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, क्योंकि कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी होगी आपके पास हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इससे दुगनी होगी, क्योंकि हर कैल्शियम मॉलिक्यूल के लिए आपके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये सोचें कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपके पास पहले से ही यहाँ ये मौजूद है। आपके पास पहले से ही 0.1 मौजूद है और फिर इसमें आप x को शामिल करने जा रहे हैं तो ये यहाँ मौजूद है।
मुझे लगता है कि ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन आपको ये मेरे साथ समझने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है कि अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगाऊं तो इसे समझना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ वाज़ेह तौर पर पहले से ही कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। अच्छा, तो ये कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी जो आपके पास पहले से मौजूद थी और जो आप इसमें शामिल करते हैं। और फिर ये आपकी हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, ये 2x होगी। आप जितने भी कैल्शियम इसमें शामिल करते हैं इसके दुगना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आप इसमें शामिल करेंगे, और ज़ाहिर है कि फिर आप इसको स्क्वायर भी करेंगे। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि सवाल में हमें बताया गया है कि 1.3 ज़रबे 10 जिसकी पावर है -6 इतनी है। अब अगर आप इसे मुकम्मल तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये 4x होगा और फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको एक इजाफी तीसरी इस्तिलाह यानी कि टर्म मिलेगी। इसे हल करना इतना आसान नहीं है। एक आसान मफरूज़ा जो हम बनाते हैं जब हम इनको हल करते हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि ये नाइट्रेट सॉल्ट बहुत सॉल्युबल होता है, ये यहाँ मौजूद इस हाइड्रोक्साइड सॉल्ट से भी कहीं ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसलिए आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये हिस्सा तकरीबन 0.1 के बराबर है, चूँकि x 0.1 से बहुत छोटा है। यही मफरूज़ा आप यहाँ करते हैं, यानी यही अज़म्पशन आप यहाँ लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हल करना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर हकीकत ये भी है कि हम किसी ऐसी चीज़ में बहुत कम सॉल्युबल होने वाली चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि सैचुरेशन के बिल्कुल भी करीब नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखते हैं कि अगर हम ये अज़म्पशन करते हैं तो हमें x की जो वैल्यू मिलती है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू के काफ़ी करीब तरीन है या नहीं। लिहाजा अगर हम ये फ़र्ज़ करते हैं तो हमें मिलेगा 1.3 ज़रबे 10 जिसकी पावर है -6, ये बराबर होगा 0.1 ज़रबे 4x स्क्वायर के। या फिर हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर है 1.3 ज़रबे 10 जिसकी पावर है -6 ओवर 0.1 ज़रबे 4। या फिर इसे हम यहाँ पर ना 0.4 भी कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये x इन सब के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, तो x बराबर होगा इसके। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है हमें। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो यहाँ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जवाब भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। तो जवाब हो जाएगा 0.0018 मोलर। तो हमारा जवाब यही है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद बेहतर तरीके से सोचना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू यहाँ मौजूद हमारी असल इक्वेशन में डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि ठीक है, ये जवाब 1.3 ज़रबे 10 जिसकी पावर है -6 इसके करीब करीब है। अगर आप इसे हल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हकीकत में ऐसा ही है। चलें अब ये आखिरी हिस्सा हल करते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में पार्टिकल की नुमाइंदगी की डायग्राम को यानी पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम को मुकम्मल करें, जिसमें 4 पानी के मॉलिक्यूल्स कैल्शियम आयंस के इर्द गिर्द मुनासिब सिमत या ओरिएंटेशन में मौजूद हैं। अच्छा, तो देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं कि ये तो भाई पोलर होते हैं। अगर यहाँ ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है तो फिर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स मौजूद होंगे यहाँ। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और फिर आपके पास हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इसलिए आप इन्हें तरतीब देंगे या ओरिएंट करेंगे। तो सवाल में हमसे कहा गया है कि हम 4 मॉलिक्यूल्स बनाएं, लिहाजा ऑक्सीजन वाला सिरा पॉजिटिव कैल्शियम की तरफ होगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये एक मॉलिक्यूल है इस तरह, ये दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह, फिर ये तीसरा और ये चौथा। सवाल में हमसे 4 ही बनाने को कहा गया है। अगर आप मज़ीद वाज़ेह करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। मॉलिक्यूल के इस सिरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये कैल्शियम आयन से दूर हटता है और फिर दूसरी तरफ जिसमें लोन पेयर्स मौजूद होते हैं इस सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, लिहाजा ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा।